बड़े प्रोड्यूसर्स की जानिब से पैदावार में कमी जारी रखने और G7 और इसके इत्तेहादियों का रूसी तेल की कीमत को महदूद करने पर इत्तेफाक करने के बाद तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। पीर की सुबह ब्रेनेड क्रूड ऑयल तकरीबन 0.6% बढ़कर $86 फी बैरल से ऊपर पहुंच गया। जुम्मे के रोज G7 ममालिक ने यूक्रेन पर हमला करने पर रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए रूसी तेल की कीमत $60 फी बैरल तक महदूद करने पर इत्तेफाक किया था। इससे कबल तेल पैदा करने वाले ग्रुप ओपेक प्लस ने हफ्ते के आखिर में कहा कि वो पैदावार को कम करने की अपनी पॉलिसी पर कायम रहेगा। ओपेक प्लस रूस समेत 23 तेल बरामद करने वाले ममालिक का एक ग्रुप है जो आलमी मंडी में खाम तेल की कितनी फरोख्त करनी है इसका फैसला करने के लिए बाकायदगी से इजलास करता है। S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइड के कोंग वो ने BBC को बताया, ओपेक प्लस की जानिब से कोटा को वहीं रखने का फैसला जहां वो है बजाते खुद तेल की मंडी के लिए एक पुख्ता हमायत है। तज्जियाकारों का कहना है कि चीन के कुछ शहरों में कोविड पाबंदियों में नरमी से तेल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से तेल की मांग में इजाफा हो सकता है। याद रहे कि यूरोपीय यूनियन के बाद G7 ममालिक और ऑस्ट्रेलिया ने भी रूसी तेल की कीमतें $60 फी बैरल तक महदूद रखने पर इत्तेफाक कर लिया। G7 अलामिये में कहा गया था कि इस इक़दाम से यूक्रेन पर रूसी जारियत को कम करने में मदद मिलेगी। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस अपनी तेल आमदन का ज्यादा हिस्सा यूक्रेन जंग में इस्तेमाल कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने PTI के एहतजाजी धरनों के केस में असद उमर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस जवाद हसन ने PTI के एहतजाजी धरनों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की, जिस सिलसिले में CPO, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और PTI की जानिब से एडवोकेट फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि असद उमर ने 26 नवंबर को जलसे में अदालतों और जजिस को निशाना बनाया। पहले असद उमर की 26 नवंबर के जलसे में की गई तकरीर देखेंगे। उन्होंने जलसे में अदालतों को स्कैंडलाइज किया और अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। अदालत ने कहा कि एडिशनल रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की दरख्वास्त पर असद उमर के खिताब की जवाब तलबी की है। आइन के आर्टिकल 14 के तहत किसी भी अदारे और शख्सियात को मुतनाज़ा नहीं बनाया जा सकता। अदालत को इख्तियार है कि आर्टिकल 204B के तहत सजा दे सकती है। अदालत ने असद उमर को बुध 7 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया और इनके बयान की वीडियो और ट्रांसक्रिप्ट भी तलब कर ली है। अदालत ने असद उमर के वकील को अगली समाअत पर अपने मोकल को साथ लाने का हुक्म दिया और केस की मजीद समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने साइफर ऑडियो लीक के मामले पर अदालत से रुजू कर लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साइफर ऑडियो लीक के मामले पर तलब किए जाने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है। इनकी दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, FIA और तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया है। वकील के तवस्सुत से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इमरान खान ईमानदार, बाइज़्ज़त शहरी, मुल्क की नामवर शख्सियत हैं। इनका मुल्की सियासत को नए धारे में लाने में अहम किरदार है। इमरान खान की बढ़ती हुई शोहरत सियासी ताकतों के खिलाफ खतरा बन चुकी है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि FIA ने साइफर मैसेज के मामले पर इंक्वायरी शुरू कर रखी है और इस मामले पर बयान कलमबंद करवाने के लिए 6 दिसंबर को तलब किया गया है। साइफर इंक्वायरी को पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है
अब इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए बेबुनियाद इंक्वायरी में तलब किया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वज़ीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमला भी इसी सियासी इंतकाम का शाखसाना है। तलबी नोटिस में किसी कानून की पासदारी नहीं की गई। इमरान खान की दरख्वास्त में साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल की इंक्वायरी को गैर कानूनी करार देते हुए कलमबंद करने और इंक्वायरी रोकने की इस्तदा की गई। वाज़े रहे कि साइफर ऑडियो लीक के मामले पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को वफाकी तहकीकाती अदारे FIA ने तलब कर रखा है। चाइना के कम से कम 1 दर्जन शहरों ने गुज़िश्ता माह बेमिसाल मुजाहिरों की लहर के बाद कोरोना वायरस की पाबंदियों में नरमी कर दी है, जिसके बाद शंघाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कोरोना टेस्ट खत्म करने वाला आखिरी मेट्रोपोलिस बन गया है और ओरोमची महीनों में पहली बार मॉल्स और रेस्टोरेंट दोबारा खोल रहा है। चाइना के सबसे बड़े शहर शंघाई में जहां मुजाहिरीन ने सदर शी जिनपिंग से अपनी जीरो कोविड पॉलिसी पर मुस्ताफी होने का मुतालबा किया था, हुक्काम ने इतवार को कहा कि रिहायशियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने या बैरूनी मकामात में दाखिल होने के लिए अब मनफी कोरोना रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। ये नरमी बीजिंग, शेनज़ीन और तियाजिन के इस तरह के मकामात की पैरवी करती है जिनमें से सभी ने हफ्ते के रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कोविड टेस्टिंग की जरूरत को मनसूख कर दिया। दूर मगरबी ओरोमची में संक्यांग इलाके का दारुल हुकूमत, जहां सबसे पहले हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शुरू हुए, हुकाम ने स्की रिजॉर्ट्स और मॉल्स को दोबारा खोल दिया है, जबकि रेस्टोरेंट्स को टेकअवे खिदमात के लिए अपने दरवाजे खोलने की इजाजत दी गई है। उन्होंने कहा कि लोगों की तादाद की हद के तयन के साथ सिनेमा घरों, जिम्स और पार्क्स को भी बतदरीज खोलने की इजाजत दी जाएगी। ये सब हालात ओरोमची में एक जुज़वी तौर पर बंद इमारत में आग लगने से 10 अफराद की मौत के बाद होने वाले एहतजाज के बाद सामने आए हैं। शहर को अगस्त से सख्त लॉकडाउन का सामना है। इस वक्त सोशल मीडिया के कुछ सारिफीन ने कहा कि मुतासरीन कोविड-19 की पाबंदियों की वजह से आग से नहीं बच पाए थे, हालांकि हुक्काम इस सब की तरदीद करते हैं। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 74 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन पहले टेस्ट के 5वें और आखिरी रोज इमामुल हक और अजहर अली ने मैच का आगाज किया। ताहम इमामुल हक 48 रन बनाकर और अजहर अली 40 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दीगर खिलाड़ियों में साउद शकील 76, मोहम्मद रिजवान 46, आगा सुलमान 30 रन बनाकर आउट हुए। जाहिद महमूद ने 21 गेंदें खेली, ताहम सिर्फ एक ही रन बना सके और इनके बाद आने वाले खिलाड़ी हारिस रऊफ पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए। नसीम शाह 6 रन बनाकर आउट हुए और यूं इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 76 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाले 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच के चौथे रोज इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 343 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान ने रावलपिंडी टेस्ट मैच के चौथे रोज के इख्तिताम पर 2 विकेटों के नुकसान पर 80 रन बनाए थे और आखिरी दिन पाकिस्तान को फतह के लिए मजीद 263 रन दरकार थे, जबकि इसकी 8 विकेटें बाकी थीं। मैच के चौथे रोज चाय के वक्फे पर इंग्लैंड ने अपनी दूसरी इनिंग्स 264 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी, जबकि इसकी 3 विकेटें अभी बाकी थीं। इंग्लैंड को मजमूई तौर पर 342 रन की बढ़तरी हासिल हो गई थी। खेल के आखिरी रोज इंग्लैंड के 343 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 268 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लिश टीम ने 22 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट मैच में
कामयाबी हासिल की है। इंग्लैंड ने इससे कबल दिसंबर 2000 में कराची में पाकिस्तान को 6 विकेटों से हराया था। इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के एजाज में तकरीब का इनाकाद किया गया। वजीर आजम हाउस में होने वाली इस तकरीब में वफाकी वज़रा, सिफारतकारों, चेयरमैन पीसीबी समेत दोनों टीमों के क्रिकेटर्स ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान दूसरा टेस्ट जीतेगा। इंग्लैंड को मुबारक हो, दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को कम बैक करना पड़ेगा। बड़ी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान में अमन कायम हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फोर्सेज और आवाम ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। 17 साल बाद इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट मुश्तरक है। वजीर आजम ने कहा कि इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आगे आए, उनके मशकूर हैं। वजीर आजम ने तकरीब के बाद सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की और कहा कि पाकिस्तान में खेलों की तरक्की के लिए कोशां हैं। वजीर आजम ने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की बहाली के हुक्मनामे पर अमल दरामद न होने का नोटिस भी लिया और इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। No, I mean, frankly, the risk of something bad happening to me, of even literally being shot, is quite significant. I'm definitely not going to be, doing any open-air car parades. Let me put it that way. But it's also it's not that hard to kill me if somebody wanted to. So hopefully they don't. And if fate smiles upon the situation with me and does not, that does not happen. I'm taking reasonable precautions, I guess, but there's definitely some risk here. But I mean, at the end of the day, I think we'll just want to have a future where, we're not oppressed, or our speech is not suppressed, and we can say what we want to say without fear of reprisals. As long as you're not like really causing harm to somebody else, then you should be able to say what you want. ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने दावा किया है कि इनके साथ कुछ बुरा होने या कत्ल का खतरा बहुत ज्यादा है। ट्विटर स्पेसिस में ऑडियो चैट के दौरान एलोन मस्क ने ये खदशा जाहिर करते हुए कहा कि अब वो किसी ओपन एयर कारपेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे साथ कुछ बुरा होने या मुझ पर फायरिंग का खतरा बहुत ज्यादा है। अगर आपकी ख्वाहिश हो तो किसी को भी मारना नामुमकिन नहीं। तवक्को है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर इस तरह के खतरात मौजूद हैं। इस मौका पर इन्होंने आज़ादी राय के हक और ट्विटर के लिए अपनी मुस्तकबिल के मंसूबों पर भी बात की। इनका कहना था कि हम ऐसा मुस्तकबिल चाहते हैं जहां हमारी राय को दबाया ना जाए और हम बगैर किसी डर के अपनी बात कर सके। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक आप किसी को नुकसान ना पहुंचा रहे हो, आपको अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। दुनिया के अमीर तरीन शख्स ने कहा, इंसानी तारीख में आज़ादी राय का हक आम नहीं था, तो हमें इसके लिए सख्त जंग करना होगी। उन्होंने कत्ल का खदशा इस वक्त जाहिर किया जब 2 दिसंबर को एक सहाफ़ी की जानिब से ट्विटर फाइल्स जारी की गई थी। इन फाइल्स में कहा गया था कि जो बाइडेन की टीम ने सदारती इंतखाबात से कबल अक्टूबर 2020 को ट्विटर के मुलाजमीन को मखसूस सियासी मवाद हटाने की हदायत की थी। एलोन मस्क ने इस हवाले से बताया कि उन्होंने सहाफ़ियों को ट्विटर की पुरानी दस्तावेज़ात तक रसाई नहीं दी थी और ये इशारा दिया था कि मज़ीद ट्विटर फाइल्स को भी जारी किया जा सकता है। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं। ब्रॉन्क्स ज़ू की सैर को आने वाले हमारे करम फरमा चांदनी चौक के जायके और लज्जत से खूब आशना हैं। चांदनी चौक ब्रॉन्क्स साडा रेस्टोरेंट है, हलाल चांदनी चौक। प्लीज आओ, इत्थे दा फूड टेस्ट करो। अरसा दराज से काउंटी में रहने वाले हलाल देसी खानों के शौकीन भी सिर्फ चांदनी चौक रेस्टोरेंट को ही तरजीह देते हैं, इसलिए कि हमारे खाने बिल्कुल घर जैसे होते हैं। 2570 ब्रॉन्क्सवुड एवेन्यू, ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क 10469। ऑर्डर के लिए मुजफ्फर भाई से रब्ता कीजिए 718-325-5859। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं।